चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक व्हाट इज़ सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस क्या है? सिनॉप्सिस जैसे कि हम जब भी रिसर्च करते हैं, तो उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है सिनॉप्सिस का, रिसर्च के फील्ड में। सिनॉप्सिस वर्ड का मीनिंग क्या है? ये जो वर्ड है सिनॉप्सिस, ये एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड है जिसका कि मीनिंग होता है एक साथ किसी चीज़ को देखना। एक साथ कैसे देखेंगे? आप कहेंगे एक साथ कैसे देखना? मतलब कोई जब चीज़ छोटी होती है तो हम उसको एक साथ देख सकते हैं। जब कोई चीज़ बहुत बड़ी होती है, आपके सामने अगर एलिफेंट आ जाए, हाँ, या कोई छोटी-सी चींटी के सामने अगर एलिफेंट है, हमको तो भी दिखेगा वो पूरा, बट छोटी-सी चींटी के सामने आ जाए तो वो उसको उसके एकदम पास आ जाए तो वो उसको नहीं देख सकती। तो उसको अलग-अलग एंगल से समझना होगा कि ये क्या है, देन ये उसके पैर हैं, है ना? तो क्या है, जैसे हमारा रिसर्च जो होता है वो काफ़ी एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है। तो उसको एक साथ देखना मतलब उसको समराइज़ करना, उसका एक प्रपोज़ल बनाना वो होता है सिनॉप्सिस। एक सिनॉप्सिस एक समरी होती है, बट हम समझेंगे दूसरी समरी और सिनॉप्सिस में क्या डिफरेंस है। तो ये एक समरी प्रोवाइड करता है हमारे पूरे रिसर्च का। रिसर्च आपको पता है कि बहुत एक बड़ा और एक सिस्टमेटिक लेंदी प्रोसेस है। जो लोग पीएचडी वगैरह करते हैं उनको कितने साल लग जाते हैं अपना रिसर्च प्रोसेस कंप्लीट करने में, अपना रिसर्च का प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में। तो अगर आप किसी से बोलो कि मुझे बताइए कि आपने क्या रिसर्च किया है और उसने इतनी मोटी बुक आपके सामने ला के रख दी, तो क्या आपके पास उतना टाइम होगा या आपके पास इतना पेशेंस होगा कि आप उनकी एक-एक वर्ड को समझ सकें, पढ़ सकें? होगा, लेकिन आपको बहुत सारा टाइम आपको लगेगा उस चीज़ को समझने में। तो सिनॉप्सिस क्या होता है? एक समरी प्रोवाइड करता है कि उनका एक्चुअली उनका प्रोजेक्ट क्या है। बट इस सिनॉप्सिस का यूज़ कहाँ पे है वो हम समझेंगे। तो सिनॉप्सिस क्या है? एक प्रेज़ेंटेशन है एक्चुअली। प्रेज़ेंटेशन या उसको बोल सकते हैं प्रपोज़ल। केवल समरी वर्ड उसको पूरी तरह से डिफ़ाइन नहीं करता है। केवल समरी वर्ड डिफाइन नहीं करता, उसका रीज़न है। क्यों नहीं करता? बिकॉज़ समरी तो वो होती है जो हम किसी भी चीज़ को समराइज़ कर देते हैं, बट यहाँ पे सिनॉप्सिस थोड़ा डिफरेंट है। समरी तो है, लेकिन जब आप अपना रिसर्च स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जब आप अपना रिसर्च स्टार्ट कर रहे हो किसी एक टॉपिक पे, आपने एक टॉपिक चूज़ कर लिया, जैसे हम कल बात कर रहे थे कि सबसे पहला काम होता है टॉपिक चूज़ करना, देन रिव्यू ऑफ आर्टिकल, अलग-अलग आर्टिकल सर्च करने होते हैं। तो इतना सब काम करने के पहले का एक सबसे इम्पोर्टेंट काम है आपका जो आपके माइंड में मतलब जो आइडिया है, उसको एक ब्लूप्रिंट तैयार करना, ठीक है? उसका एक ब्लूप्रिंट रेडी करना, उसको समराइज़ करना और उसका प्रपोज़ल बना के जो टीम होती है, जैसे कि समझ लीजिए कि हम पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है? तो पीएचडी करने के लिए आपने एक अपना टॉपिक डिसाइड किया कि मुझे इस टॉपिक पे पीएचडी करना है, मुझे इस टॉपिक पे रिसर्च करना है। तो आप जो 3 साल, 4 साल करने के बाद थोड़ी ना आप उनको अपना प्रपोज़ल ले जाके दोगे। हो सकता है वो डिसअप्रूव हो जाए। बहुत चांसेस होते हैं डिसअप्रूव होने के। क्यों? क्योंकि अगर रिसर्च में मैंने जैसे हमारा कल डिस्कशन चल रहा था, एक डेटा भी इधर का उधर हो गया और आपका जो रिज़ल्ट था वो प्रॉपर गलत आया, सही नहीं आया, तो आपकी रिसर्च रिसर्च बेकार हो गई, ठीक है? और आप जो रिसर्च करना चाह रहे हो, अगर आप उसके लिए कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप श्योर नहीं हो, आपको डेटा नहीं पता है, आपको कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, चीज़ें नहीं पता है और आपने कुछ तो 3-4 साल आपका भी टाइम चला गया। तो क्या होता है ये सब चीज़ें ना हो, इनसे बचने के लिए हम एक प्रपोज़ल तैयार करते हैं और उस टीम को देते हैं कि हम इस टॉपिक पे रिसर्च करने वाले हैं। अगर उनको वो टॉपिक अच्छा लगता है तो वो उसको अप्रूव करते हैं, अदरवाइज़ वो उसको डिसअप्रूव कर देते हैं। वो होता है सिनॉप्सिस। इसलिए मैंने बोला कि वो समरी से डिफरेंट है। समरी मतलब समराइज़ कर दिया जस्ट, बट यहाँ केवल समराइज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे प्रपोज़ल दे रहे हैं। मतलब रिसर्च के पहले की चीज़ है ये। रिसर्च करने के पहले का प्रोसेस है। रिसर्च आप बाद में करोगे, बट आप एक समरी बना के, एक प्रपोज़ल बना के उस टीम को दोगे कि मैं ये मेरा ब्लूप्रिंट है, आप देखिए कि आप इसको अप्रूव करते हैं या डिसअप्रूव करते हैं, ठीक है? तो जैसे कि हम एक इसे समझ लेंगे, जैसे कि समझिए कि जैसे हम घर बनाते हैं, ठीक है? हमारा घर रेनोवेट करते हैं या नया घर बनाते हैं, तो हम किसी भी आर्किटेक्ट से मिलते हैं बिकॉज़ क्या हमारा एरिया इतना है, देन हमको उसने में इतना प्लेस में ये चीज़ें चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है, तो हम उसको बताएँगे, ठीक है? अगर वो एक्सपीरियंस नहीं है, अगर उसको एक्सपीरियंस नहीं है अपने काम का, तो वो क्या क हो सकता है कि कुछ देखिए वो घर में देखिए क्या मिस्टेक्स हैं। क्या हुआ? उन्होंने प्रॉपर उसका ब्लूप्रिंट नहीं रेडी किया था। उस घर का ब्लूप्रिंट रेडी ही नहीं हुआ था। जो जगह दिख रही है, वहाँ आने के लिए दरवाज़ा ही नहीं है, दिख रहा है आपको?
दिख रहा है ना? कुछ मिस्टेक्स दिख रहे हैं तो हैंड रेज कीजिए, अगर मिस्टेक्स नहीं दिख रहे तो मत कीजिए। मिस्टेक्स है ना घर में बनने के बाद में, जहाँ पे डोर की ज़रूरत थी वहाँ डोर नहीं बना है। तो ये क्यों हुआ? उनकी किसी न किसी लापरवाही की वजह से, उनका प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से ये चीज़ हुई। तो इसके लिए क्या करना था? उनको ये करना चाहिए था कि वो प्रॉपर उसका एक ब्लूप्रिंट रेडी करते। जैसे कि दूसरे वाले पिक्चर में आप देख सकते हो कि उन्होंने एक मैप तैयार किया है कि घर में किस जगह पे किचन होगा, कौन सा लिविंग एरिया होगा, कौन सा बेडरूम होगा, कहाँ पे स्टोरेज, कहाँ पे बाथरूम, कहाँ से एग्जिट और एंट्रेंस, ये सब चीज़ें पहले से प्री डिसाइडेड है। तो किसको, अगर किस इसको अप्रूवल मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर उतने एरिया में जो आपकी रिक्वायरमेंट है फुलफिल हो रही है आर्किटेक्ट के थ्रू, तो आप उसको अप्रूव करेंगे कि हाँ मुझे ये ठीक लग रहा है, या इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर दो, देन ये ओके है। लेकिन अगर वो प्रॉपर उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है तो कुछ ना कुछ गलत चीज़, मतलब अगर ऐसा ब्लूप्रिंट नहीं तैयार किया तो ऐसा हो सकता है कि हमारी सारी मेहनत बेकार चले जाए। जैसे कि वो घर में बनाने के बाद इतना सारा पैसा वेस्ट चला गया, वैसे ही हमारी रिसर्च में मेहनत बेकार जा सकती है अगर हम उसका प्रॉपर ब्लूप्रिंट ना रेडी करें। तो सिनॉप्सिस एक तरह से यही काम करता है कि वो सामने वाले को, जैसे अभी यहाँ पे कौन है, हम हैं, हमको आर्किटेक्ट ने दिया वो सिनॉप्सिस, तो हमने अप्रूव कर दिया या डिसअप्रूव कर दिया। ऐसे ही हमारे रिसर्च को अप्रूव या डिसअप्रूव करने के लिए हमको पहले एक प्रपोजल बना के देना होता है जो कि सिनॉप्सिस कहलाता है। अब लगता है क्लियर हो गया होगा आपको सिनॉप्सिस का मीनिंग। ठीक है? तो सिनॉप्सिस आप लिख के दोगे उनको पेपर पे, ठीक है? प्रिंट करके किसी भी तरीके से। तो उनमें क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए? क्या-क्या आपकी रिसर्च से उठा के क्या-क्या आप सिनॉप्सिस में ऐड करोगे जिसको वो टीम देखेगी, और उस टीम उसको उसके अकॉर्डिंग आपके सिनॉप्सिस में क्या-क्या चीज़ें प्रॉपर है, नहीं है, उसके अकॉर्डिंग वो अप्रूव या डिसअप्रूव होगा। तो इसमें पहला तो आपके रिसर्च का टाइटल होना चाहिए, आपके रिसर्च का टाइटल होगा। दूसरा उसका इंट्रोडक्शन होगा, शॉर्ट इंट्रोडक्शन। सिनॉप्सिस समरी है तो सब कुछ शॉर्ट होगा, यहाँ पे ज़्यादा लेंदी कुछ भी नहीं होगा। तो पहला टाइटल, देन इंट्रोडक्शन। तीसरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जैसे कि हमने कल बात की थी, रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है? आपने अपने रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए सक्सेसफुली, आपने रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए, उससे प्रॉपर एक कंक्लूजन निकालने के लिए आपने कितनी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, कितने बुक्स पढ़े आपने, कितने रिसर्च आर्टिकल्स आपने पढ़े, उसके अलावा पेपर में, न्यूज़पेपर्स में, कुछ भी चीज़ें, जो भी आपको रेलेवेंट मटेरियल मिलता है, वो कहलाता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ये आएगा थर्ड स्टेप में। देन मटेरियल एंड मेथोडोलॉजी, क्या यूज़ करने वाले हैं आप अपने रिसर्च में, वो भी वहाँ पे मेंशन करना होता है सिनॉप्सिस में। उसके बाद आपकी रिसर्च का एम एंड ऑब्जेक्टिव्स, जैसे कि कल डिस्कशन हुआ था, एम एक रहता है सिंगल, और ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी सारे हो सकते हैं, वो आप उस सिनॉप्सिस में मेंशन करेंगे। और उसके बाद लास्ट पॉइंट आएगा रेफरेंसेस का। रेफरेंसेस मतलब जो रिव्यू ऑफ आर्टिकल लिटरेचर था, थर्ड पॉइंट पे जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी, कौन-कौन से बुक्स पढ़े, कहाँ-कहाँ से आपने अपनी रिसर्च से रिलेटेड कंटेंट लिया है, वो सबका रेफरेंस वहाँ आएगा एंड में सिनॉप्सिस में। इस तरीके से सिनॉप्सिस को कंप्लीट करके आप उस टीम को देंगे। तो पहला था टाइटल, पहली बात थी। अगर आप लोग को पीपीटी की ज़रूरत होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं शेयर कर दूँगी। आपको नोट्स बनाने में काम आएगी। अगर नहीं ज़रूरत है तो कोई बात नहीं है, अगर है तो बता दीजिएगा तो मैं शेयर कर दूँगी। तो टाइटल पहला, जो हमारी सिनॉप्सिस का टाइटल, टाइटल कैसा होना चाहिए? एकदम छोटा, प्रिसाइज़, छोटा मतलब कम कम से कम वर्ड में अपनी बात बता सके वो, कि आप क्या कहना चाह रहे हो। बहुत ज़्यादा लेंदी टाइटल या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग टाइप का नहीं होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? एकदम प्रिसाइज़ होना चाहिए। क्लियरली कन्वे करे आपका रिसर्च का जो टॉपिक है ना, आप किस पे रिसर्च करना चाहते हो, उस मैसेज को क्लियरली कन्वे करे वो उस टीम को। बिकॉज़ जितना ईज़ी लैंग्वेज में होगा ना, उतना उनको अच्छे समझ में आएगा और आपकी रिसर्च को डिसअप्रूव नहीं कर पाएँगे वो। ठीक है? उसके बाद इफ माई रिसर्च टॉपिक इज हाउ वन कैन अचीव, पहला अगर इसमें ले लेते हैं, अगर मेरा रिसर्च का टॉपिक ये है कि कोई
पर्सन इमोशनल स्टेबिलिटी कैसे अचीव कर सकता है प्राणायाम के थ्रू। अगर मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया और मैं चाहती हूँ कि मैं इसको अपना रिसर्च का टॉपिक ले लूँ, ठीक है, या आप चाहते हो कि आप योग के फील्ड में हो, आपको पता है कि प्राणायाम से बहुत मेंटल स्टेबिलिटी मिलती है, बहुत मन शांत होता है, तो क्यों ना इसी पे रिसर्च कर ली जाए। तो बट आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसका टॉपिक कैसे बनाऊं, टाइटल कैसे बनाएं। तो आपका टाइटल इस केस में ऐसे हो सकता है सिनॉप्सिस का, प्राणायाम यूनिक मीन्स ऑफ अचीविंग इमोशनल स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे देखिए सारे वर्ड्स, एक भी इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि यूजलेस है, मीनिंगलेस है, और ज़्यादा बड़ा भी टाइटल नहीं है। तो इस तरीके से हम अपने टाइटल को चूज करते हैं। अपनी जो प्रॉब्लम थी, आपके माइंड में जो आइडिया आया था, उसमें से शब्दों का चयन करके आप एक प्रॉपर उसका टाइटल बनाएंगे। जैसे कि प्राणायाम हमारा टॉपिक है, प्राणायाम से इमोशनल स्टेबिलिटी मतलब बैलेंस, बॉडी एंड माइंड का बैलेंस प्राणायाम से कैसे मिलता है। उसके बाद दूसरा है टॉपिक, मतलब टाइटल के बाद दूसरा है इंट्रोडक्शन। देखिए इस स्लाइड में सारे के नाम दिए हुए हैं, यहाँ पे टाइटल, मैं इन एक एक को एक्सप्लेन कर रही हूँ। टाइटल के बाद इंट्रोडक्शन आएगा, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर आएगा, इन्हीं को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या होगा, इंट्रोडक्शन आपके रिसर्च का इंट्रोडक्शन, आपकी रिसर्च का एक ब्रीफ बैकग्राउंड देगा। आपका जो टॉपिक है मतलब क्या, यहाँ पे हम उसी टॉपिक को लेके समझते जाएंगे, तो बहुत इजी जाएगा। अभी हमने क्या टॉपिक लिया, प्राणायाम से इमोशनल स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे किसका बैकग्राउंड आएगा, क्या इंट्रोडक्शन देंगे, तो प्राणायाम का इंट्रोडक्शन देंगे। देन माइंड, मतलब हमारा माइंड कैसे काम करता है, उसका दोनों का इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, बिकॉज दोनों दो टॉपिक में दो चीजें बोली गई हैं, एक तो माइंड की स्टेबिलिटी, और दूसरी बात बोली गई प्राणायाम के थ्रू। तो प्राणायाम का भी इंट्रोडक्शन आएगा कि प्राणायाम कौन कौन से टाइप के होते हैं। यहाँ पे इन सिनॉप्सिस में इतना सारा नहीं आता है, सिनॉप्सिस में शॉर्ट आएगा। आपकी रिसर्च में प्राणायाम का सब कुछ आएगा, हर एक छोटी छोटी बात, कितने बुक्स में कितने टाइप के प्राणायाम दिए सब आएगा, बट सिनॉप्सिस में शॉर्ट आएगा। प्राणायाम का इंट्रोडक्शन, देन आप माइंड का जो फिजियोलॉजी है उसका, थोड़ा ब्रेन का। उसके बाद में इम्पोर्टेंस आएगा, आपकी जो स्टडी है उसका इम्पोर्टेंस, उसकी क्या ज़रूरत है सोसाइटी में, आप जो अपनी रिसर्च के थ्रू बताना चाहते हो उसकी सोसाइटी में अभी क्या रिक्वायरमेंट है, वो बताएंगे साथ में इंट्रोडक्शन के साथ में। जैसे कि प्राणायाम से इमोशनल स्टेबिलिटी का आज की डेट पे क्या किसी को इफेक्ट होने वाला है। देखिए कितने ज़्यादा क्राइम बढ़ गए हैं, है ना, कितना ज़्यादा इसराइल का युद्ध, आप लोग को पता है वॉर चल रहा है कितना टाइम से, क्यों चल रहा है, क्योंकि कोई भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है, किसी को ज़्यादा कुछ ना कुछ अचीव करने की इच्छा है कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, उसकी वजह से, है ना। तो एक स्टेबिलिटी माइंड में नहीं है, तो इस सब चीज़ों को देख के आपके माइंड में वो टॉपिक आया। तो अगर ऐसा आप रिसर्च करते हो तो वो कितने लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो क्या मार्केट में क्या सोसाइटी में उसकी नीड है, इस तरह से हम थोड़ा बहुत उसको बता सकते हैं। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, आप अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आपकी स्टडी का पर्पस क्या है वो आपके इंट्रोडक्शन में आएगा क्लियरली, ठीक है। नेक्स्ट में रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जैसे कि हमको पता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर मतलब क्या, जैसे कि आपने प्राणायाम के बारे में कितने सारे बुक्स पढ़े, कितने सारे आर्टिकल्स पढ़े, कितने सारे आपने कमेंट्रीज पढ़े उन बुक्स पे। जैसे कि हमने पातंजल योग सूत्र से प्राणायाम के बारे में पढ़ा, हमने हठ योग प्रतिपिका मतलब हठ योगा की बुक्स को पढ़ा, तो कौन कौन से बुक्स आपने पढ़े, ठीक है। उन सब के बारे में, उन सब का से आपको कंटेंट उठाना पड़ेगा, वो आएगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर में। तो पहले आते हैं बुक्स, है ना, डिफरेंट सोर्सेस लाइक लाइब्रेरी से आपने कुछ, लाइब्रेरी मतलब बुक्स। उसके बाद साइंटिफिक जर्नल्स आपने पढ़े, साइंटिफिक जर्नल्स पढ़ने का मीनिंग क्या होता है, देखो बुक्स तो बहुत पुराने हैं, बट बुक्स उन पे नए नए रिसर्च क्या हो चुके, वो सब चीज़ें कहाँ मिलेंगी, साइंटिफिक जर्नल्स में, वो भी पढ़ने पड़ेंगे। डेटाबेसेस, इंटरनेट पे उस प्राणायाम के बारे में क्या जानकारी मिल रही है, वो भी अच्छे अच्छे वेबसाइट से, इंटरनेट से भी हमको डेटा लेना होता है। मतलब रिकमेंडेड है 15 से 20 ओरिजिनल रिसर्च आपने पढ़े हों आपके टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद में उसकी लिस्ट को मेंशन करना होता है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे
भगवद गीता है, घेरंड संहिता है, इसके अलावा पतंजलि योग सूत्र है और रिसर्च आर्टिकल भी दिया हुआ है। ऐसे अलग-अलग चीज़ें आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर में पढ़नी होती है। जैसे भगवद गीता में भी माइंड की स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा दिया हुआ है। इवन उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा मॉडल है गीता मॉडल। जब हम कभी उसको पढ़ेंगे ना तो हम समझेंगे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप लोगों को शायद सर ने पढ़ाया होगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट का गीता मॉडल भगवत गीता में के थ्रू स्ट्रेस को कैसे कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो कितनी चीज़ों को आपने माइंड के स्टेबिलिटी के लिए पढ़ा, वो सब चीज़ें आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आएँगी मतलब वहाँ वो सारा आपको पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका पॉइंट मटेरियल्स एंड मेथोडोलॉजी। मतलब आपका जो सिनॉप्सिस बन रहा है, आपकी जो समरी बन रही है, जो आप टीम को देने वाले हो, उसमें आपको शॉर्ट में ये भी बताना पड़ेगा कि जो आपकी आगे रिसर्च होने वाली है, उसमें क्या प्रॉपर मेथोडोलॉजी, क्या एक्सपेरिमेंट, क्या एनालिटिकल प्रोसीजर आप यूज़ करने वाले हो, वो सारा आपको वहाँ मेंशन करना होगा। टूल्स कौन से यूज़ करने वाले हो, तो इस तरह की चीज़ें आएँगी मटेरियल्स एंड मेथोडोलॉजी में। उसके बाद आएगा एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। एम सिंगल होगा। A synopsis aims to give reader a full, it brief account of the whole text so that they can follow its main point. एम वही होता है जो आप स्टार्टिंग में लेके चले थे मतलब प्राणायाम से इमोशनल स्टेबिलिटी यही आपका एम था जानना कि प्राणायाम से इमोशनल स्टेबिलिटी कैसे मिलती है ना? और उसके ऑब्जेक्टिव्स तो कई सारे हो सकते हैं जैसे कि इमोशनल प्राणायाम करते-करते काफ़ी टाइम के बाद उनको हैप्पीनेस भी फ़ील होने लगी, उनको अ, उनके हॉर्मोन्स भी काफ़ी रेगुलेट होने लगे और उनका जो एजिंग प्रोसेस था वो स्लो डाउन हो गया। तो आप कुछ और फाइंड आउट कर रहे थे, उसके साथ में कुछ और भी चीज़ें हमको मिलती हैं, तो वो सारे ऑब्जेक्टिव्स में आएँगे, ठीक है? तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव्स कई सारे हो सकते हैं, वो भी आप अपने सिनॉप्सिस में मेंशन करेंगे। और लास्ट पॉइंट आपके सिनॉप्सिस मतलब आपकी समरी का रहेगा रेफरेंसेस मतलब कि आपने किन-किन बुक्स जो कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर में अभी बुक्स थे, जर्नल्स थे, रिसर्च आर्टिकल्स थे, पेपर में न्यूज़पेपर में कुछ आया था, वो सब चीज़ें आप रेफरेंसेस में लिखोगे, मेंशन करोगे कि हमने इस बुक से इस चैप्टर से हमने ये लिया हुआ है। कोई श्लोक भी अगर आप यूज़ करते हो ना, किसी बुक से वो आपको रेफ़रेंस में मेंशन करना होता है, बुक का नाम मेंशन करना होता है, वो सारी चीज़ें रेफ़रेंसेस में आएँगी। तो ये हुई सिनॉप्सिस की बात। यहाँ तक क्लियर है सभी को? क्लियर है ना? हैंड हैंड रेज़ कर दीजिए, सिनॉप्सिस क्लियर है तो। 1 सेकंड।